नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और इस समय राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य सांसद रंजन गोगोई साहब से। रंजन जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि शुरुआत मैं आपके बचपन से करता हूँ, आपका बचपन कैसा रहा और फिर आपने कॉलेज दिल्ली से किया। आप एक खास राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन आपने कानून का रास्ता चुना। कैसा है ये सफर? मनोज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नमस्कार। हमें स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने शुरुआत किया मेरी अर्ली चाइल्डहुड डेज से। मेरा चाइल्डहुड डेज बीता असम के एक छोटी सी शहर डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ इज फर्दर ईस्ट 300 miles, 450 kilometers further east of गुवाहाटी। जी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, बहुत सुंदर सा जगह है। आज के 3 डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स थे डिब्रूगढ़। इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस। क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। इट वॉज नोन एज सेकेंड शिलोंग ऑफ आसाम। शिलोंग उस टाइम का कैपिटल था। हमें याद है बचपन के टाइम पे 45 days, 60 days of continuous rain। फैन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। There was no need for fans. Yet it was not located in the hills. ये प्लेन्स में थे। डिब्रूगढ़ ऐसी एक जगह थी जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल टी गार्डन ओनर्स अपना रेजिडेंस वहीं पे बनाते, probably because of the climate। उस टाइम के, उस जमाने में टी गार्डन और टी इंडस्ट्री was either in the hands of British companies or local Assamese tea owners। जी। अब समय समय की बात है, ना ब्रिटिश कंपनीज रहा ना लोकल असमीज ओनर्स रहा। जी। क्योंकि ये जगह was in the heart of tea belt। It was a very rich place। वहाँ पे आप पोलो भी खेल सकते हैं, आप गोल्फ के क्लब के कोर्सेज थे। ये टी प्लांटर्स हैं जिनके क्लब्स में हॉर्स रेसिंग भी होता था। ये छोटे छोटे जगह में एक्सक्लूसिव ये प्लांटर स्टोर्स होते थे जहाँ पे आप सारे चीज़ें इंपोर्टेड मिलते थे। जी। इट वाज बेसिकली मेंट फॉर द ब्रिटिश टी प्लांटर्स। एक छोटा सा सुई नीडल से लेके पोर्ट गाड़ी का कंपोनेंट्स, पार्ट्स, ये सब मिलता था। तो वहाँ पे हमारा स्कूलिंग हुआ। स्कूलिंग के बाद मैं दिल्ली आया, यहाँ से ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, फिर लॉ हुआ 78 में। अब अजीब बात है, 5 साल दिल्ली में रहने के बाद मैं वापस चला गया आसाम, वो भी वकालत करने। आप हमें पूछे कि एक राजनीतिक परिवार से हम आगे होके जी हमने वकालत क्यों नहीं चूज़? जी, इसलिए सर मैंने ये बात पूछी क्योंकि आपके पिता असम के 80 के दशक में मुख्यमंत्री थे। आप राजनीति का रास्ता चुन सकते थे, लेकिन आपने कानून का रास्ता चुना। हमें आपके सवाल एक इंसिडेंट मेरे को मुझे याद आता है। जी। मैं अपने माताजी के साथ बैठे गपशप मार रहा था, तो बातों बातों में मैंने माताजी को बोला कि देखो, यू आर द वाइफ
of a lawyer. Wife of a lawyer because my father was a lawyer before he went into politics. You are the daughter of a lawyer. My grandfather was daughter. My grandfather was a lawyer. You are the daughter of a lawyer. You are the wife of a lawyer. You are the sister of a lawyer. मेरा मामा जी lawyer थे. You are the mother of a lawyer. And you are the grandmother of a lawyer, मेरा बेटा. Right? So my family was as associated with law as with politics, maybe more associated with law than politics. This is what most people do not know. जी. Right? तो वकालत के रास्ता चुनना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी. It was a part of the family tradition. लेकिन मैं ये जानना आपसे चाहता हूं कि इस समय आप राज्यसभा के मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर हैं, सांसद हैं. न्यायपालिका से संसद की, देश की जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके सदस्य के रूप में जो ये यात्रा है, इसमें आना कैसे हुआ? मैं अपने को बहुत स्वाभाविक, very fortunate, I consider myself very fortunate to be a part of the judiciary and to be a part of the legislature. मनोज जी, हर व्यक्ति का अपना अपना ख्याल होता है, लेकिन in this world we go by some principles. जी. इंडिया में a judge after retirement or a judge after joining politics. जी. और I will not say कि मैंने politics join किया. After all, I am a nominated member. जी. मैं कोई I don't belong to any party. जी. मैंने public life in a different way चुना after retirement. पार्लियामेंट के लिए मेरे ख्याल में इसमें कोई there is nothing surprising, there is nothing astonishing about it as some people have made it. मेरे नॉमिनेशन के बाद जब बहुत चर्चा हो रही थी, जी. तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा. दैट आर्टिकल वाज बाय लॉर्ड मेघनाथ देसाई. और उन्होंने कहा, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था. जी. उन्होंने कहा कि why alone the former chief justice? Every former chief justice should come to the Rajya Sabha. Every former chief justice after retirement should be given a seat in the Rajya Sabha to जी. enrich the debates. Let them come with their rich experience. Manoj ji, our system, both parliamentary system as well as the judicial system, जी. has large similarity with the British system. है ना? मैं similarity कहूँगा. जी. अब a lot has been talked about, a lot of debate has happened, but I fail to see any conclusive or relevant reason why a judge after retirement cannot take part in public life. जी. After all, if the mind is clear, if the conscience is clear, everything flows in a pattern. If the conscience is not clear, then everything is wrong. If the conscience is right, everything is right. ये क्यों प्रिजम्पशन ड्रॉ करना चाहिए और लोग बाग ड्रॉ करते हैं कि द कॉन्शियंस इज रॉन्ग, इसीलिए ये गलत है. सर, अगर मैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और आपका जब मनोनयन हुआ था, आप नॉमिनेट हुए थे, तब भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे, लेकिन बात केवल आपकी नहीं है. अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो लगातार काफ़ी समय से इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट जो जजेस की पोस्ट होती हैं उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं. लेकिन ये सवाल आपका बड़ा महत्वपूर्ण है कि आफ्टर रिटायरमेंट अगर किसी न्यायाधीश की कोई भूमिका सामाजिक या सार्वजनिक क्षेत्र में होती है तो वो कितनी उचित है,
कितनी अनुचित है, कितनी सैद्धांतिक है, इस तरह से किस तरह से आप देखते हैं? एक रिटायर्ड जज जी। क्या बन सकता है? पार्लियामेंट के मेंबर, आइदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, गवर्नर या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कितने बनेंगे? वेरी फ्यू। ज्यादा से ज्यादा रिटायर्ड जजेस कहाँ अकोमोडेट होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट? इन स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल्स। आप देख लीजिए ग्रीन ट्राइब्यूनल, आप देख लीजिए कंज्यूमर फोरम, टीडी सैट, अपीलेट ट्राइब्यूनल, सारे के सारे ट्राइब्यूनल्स में द प्रिजाइडिंग जज, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज अ रिटायर्ड जज. इट इज अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में लॉ बनाया है कि रिटायरमेंट के बाद में, आफ्टर रिटायरमेंट, अ जज विल बी एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ दिस ट्राइब्यूनल, दैट ट्राइब्यूनल. किसने बनाया ये आइन? पार्लियामेंट ने बनाया. So it has parliamentary sanction. So this post-retirement accommodation of judges, ये तो कहने वाली बात है. It is as, in most cases, it is as per law. It is a requirement. Only a retired judge can be the head of this tribunal. जी. Correct. Then, so 90% of post-retirement appointments are in these tribunals. Which appointment is sanctified by laws made by parliament. तो इसमें ये दो, एक कोई 10 साल में कोई गवर्नर बन गया, 10 साल में 25-20 साल में कोई एक राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर बन गया. व्हाई सो मच ऑफ टॉक ऑन दिस? ये जो चेयरपर्सन ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ये क्या ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं है? ये यहाँ पे तमाम सरकारी बेनिफिट्स आपको मिलते नहीं है, मच मोर देन अ राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर. तो इसको आप एक्सेप्ट करेंगे? तो पार्लियामेंट को आप कन्विंस करो, प्लीज कन्विंस पार्लियामेंट कि ये ट्राइब्यूनल्स जो है, इट शुड नॉट हैव एनी रिटायर्ड जज, इट शुड हैव अ सिटिंग जज, और इट शुड हैव अ सिटिंग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट. लेकिन होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? Because these tribunals are the forums which hear appeals on point of law from various lower authorities, and ये tribunal से अपील जाता है सुप्रीम कोर्ट. जी. So you need a retired judge. तो ये प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करेंगे? आपको पोस्ट रिटायरमेंट अगर जॉब नहीं देना है टू रिटायर्ड जजेस, किसी को मत दीजिए, कोई भी फोरम में मत दीजिए. इसका क्या सवाल है? जी. आज तक तो इसका आप समाधान नहीं निकल सके. Then, ये कहने वाली बात है, मैटर ऑफ कन्वीनियंस. आप किसी को अटैक करना चाहते हैं, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, कोई मुद्दा रेज करना चाहते हैं, चलो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट. जी. आपने सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में तमाम केसों की सुनवाई की, लेकिन मैं आपसे राज्यसभा का अनुभव समझना चाहता हूँ. लंबे न्यायपालिका की यात्रा के बाद आप जब राज्यसभा में आए और आपने तमाम पिछले कुछ दिनों में तमाम डिबेट्स, बहस देखी, उसमें हिस्सा भी लिया, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा. कोर्ट कचहरी में वकील लीगल इश्यूज में, लीगल पॉइंट्स में प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं, अपना होमवर्क करके जाते हैं, और इसी पे ऊपर बहस होता है. जजेस ऑल्सो होमवर्क करके आते हैं. ये पार्लियामेंट का सिचुएशन इज समहाउ सिमिलर. एक कोई आइन, कोई कानून टेबल में रखे, हाउस के टेबल में रखे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द टेबल ऑफ द हाउस इट इज पुट. जी. काफी रिसर्च के लिए स्कोप है. And there are members of the house who come well prepared for debates. ये जो डिबेट्स पार्लियामेंट में होता है, मैंने सुना है, ये विमेंस रिजर्वेशन बिल में डिबेट सुना मैंने. आपके ये जो दिल्ली
सर्विस जी। इसमें सुना मैंने। फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम जो स्पेशल अटेंशन, स्पेशल मेंशन वगैरह वगैरह, ये सारे बहुत सारे प्रिपरेशन लेकर करके आते हैं मेंबर्स ऑन बोथ साइड्स, जी। फॉर एंड अगेंस्ट। सो जो एटमॉस्फेयर है पार्लियामेंट में, it is I find it, my opinion, my experience, I find it very similar to courts. Well prepared people are presenting their respective cases. जी। सर, अगर बात मैं राज्यसभा की करूं या संसद की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, संसद से कोई बिल पारित होता है, जाहिर तौर पे लंबी बहस होती है संसद में। जब भी कोई कानून बनता है उससे पहले वोटिंग होती है, एक प्रक्रिया है संसदीय। लेकिन अगर कोई बिल पारित होता है और वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देता है या रद्द कर देता है, संसद की संप्रभुता का भी एक बड़ा सवाल आता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं उदाहरण के रूप में कहूँ तो न्यायिक आयोग संबंधी जो बिल था, जजों की नियुक्ति से संबंधी जो बिल था, संसद से पारित हुआ था, उसे लेकर भी तमाम तरह की बहस हुई थी। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल संसद की संप्रभुता का भी है और आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इस समय संसद में भी हैं। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? आपको पता होगा कि इन यूके सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके नाउ एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स अर्लियर, जी। इनका ये पावर नहीं है टू डिक्लेयर अ लॉ इनवैलिड। दैट पावर इज नॉट देयर। ज़्यादा से ज़्यादा यूके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं अगर इफ दे आर इन डिसएग्रीमेंट विद अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट? हमारे यहाँ तो रद्द कर देते हैं, जी। वहाँ नहीं रखता। मैक्सिमम ऑन अ लिमिटेड एस्पेक्ट कि ये आइन पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, आप इसको वापस भेज सकते हो टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। एंड कई इंस्टेंस में पार्लियामेंट इसको रिकंसिडर करता है। दैट इज द स्टाइल ऑफ वर्किंग इन इंग्लैंड। जी। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिस पावर इज नॉट देयर expressly, but it is inbuilt in the power of judicial review. तो आप, the question is, ये judicial review power आप कहाँ तक लेके जाएंगे? Whether it will extend कि पार्लियामेंट के 750 मेंबर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड एक आइन कानून को अप्रूव किया है बाय मेजॉरिटी वोटिंग, and 2 या 5 judges of the Supreme Court unelected, it is set aside, it is declared invalid. जी। ये है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू पावर आप कितना एक्सपैंड करेंगे, कितना सीमित करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट, दैट इज अ क्वेश्चन दैट हैज टू बी आंसर्ड, एंड इफ आंसर्ड कि इसमें कोई सुधार चाहिए तो सुधार के लिए तो पार्लियामेंट ही ओनली फोरम है। जी। राइट। सो इट इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मैंने जैसे कहा यूके में इट डज नॉट एक्सटेंड टू दैट। यूके में दे कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्शंस टू बी बैड, नॉट लेजिस्लेटिव एक्शंस, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम। जी। They have an unwritten constitution. Parliament is supreme. Because of the history, English constitutional history has reached a stage जहाँ पे ये माना जाता है, accepted है, that Parliament is supreme. India's constitution is a constitution which balances all the 3 organs. No organ is supreme. जी। Executive, legislature, judiciary, each balancing the other. So we have a different thinking here. It is not for me to say that this is right, this is wrong. But if the thinking is otherwise, there are forums. लेकिन सर मेरा यहाँ पर सवाल ये आता है, अगर मैं कॉलेजियम व्यवस्था की बात करूँ जिसको लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, जजों की नियुक्ति का मामला भी अक्सर चर्चा में रहता है, उसको भी लेकर सवाल उठते हैं। सरकार का भी अपना एक नज़रिया उसको लेकर रहा है, लेकिन जो जुडिशरी है उसका अपना एक नज़रिया उस मुद्दे को लेकर रहा है।
इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जजों की नियुक्ति का मामला है सर? इन हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नो ऑर्गन इज सुप्रीम। अभी बताया कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग, वन ऑर्गन बैलेंसिंग द अदर। पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, जुडिशरी इज नॉट सुप्रीम, सर्टेनली द executive is not supreme. Each balances the other. Agar if the constitution is a balancing act, then why the final say in appointment of judges should also not be a balancing act? An exercise जहाँ पे executive भी बोलेंगे, जरूरत हुआ तो legislature भी बोलेंगे, judiciary भी बोलेंगे। लेकिन आज के स्थिति में जुडिशरी इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम। यहीं पे प्रॉब्लम है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं जी। आई वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अबाउट 13 months। मेरे टेन्योर में अबाउट 14 सुप्रीम कोर्ट जजेस वर अपॉइंटेड, अबाउट 80 हाई कोर्ट जजेस वर अपॉइंटेड, अबाउट 20-30 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स वर। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, नो डिसएग्रीमेंट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, द मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कोलेजियम। एवरीथिंग वाज स्मूथ। व्हाई? आई डोंट नो। मेरे ख्याल में दो उचित व्यक्ति, योग्य व्यक्ति to adorn the Supreme Court chair, choosing two persons जी. to adorn that chair, that high chair. There are, say, 5 people to fill up one post of Supreme Court. If 5 are equal in terms of merit, सबके records very good, तो आप कैसे जाएंगे, क्या चूज करेंगे? How will you choose? Seniority. वो जो स्टेट से आया है, suppose he comes from UP, द सीनियर मोस्ट, यूपी का 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में है ही, लेकिन आउट ऑफ द 5 एक मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सीनियरिटी प्रिंसिपल आप नीचे लाएंगे, रिप्रेजेंटेशन विल गिव टू अनरिप्रेजेंटेड प्लेस। तो ये पैरामीटर्स बहुत क्लियर है। अब ये पैरामीटर्स अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो ये कॉलेजियम इज अ वेरी गुड फोरम। इफ यू हैव रीजंस नॉट टू फॉलो दिस पैरामीटर्स, देन कॉलेजियम क्या, कुछ भी सिस्टम आप लगा लो वो काम नहीं करेगा। जी। एक मेरा सवाल आम आदमी के नज़रिए से है सर, कि आज भी अगर न्याय की मैं बात करूं तो न्याय मिलने में खासी देरी लगती है। लाखों करोड़ों की संख्या में निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक केस पेंडिंग हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जनता का विश्वास इज द ओनली पैरामीटर दैट कीप्स द जुडिशरी गोइंग। और ये बहुत दुर्भाग्य का दिन होगा जब जनता का विश्वास जुडिशरी खो जाए, देन इट विल लूज इट्स रेलेवेंस। ये मेरा विश्वास, आज तक जनता का फेथ इन द जुडिशरी इज देयर, बट फॉर हाउ लॉन्ग? आपने जो कहा कि करोड़ों में, और हम क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे टू सॉल्व दिस ह्यूज प्रॉब्लम? 10-10, 20-20 साल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होते हैं। वेदर एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट इज डिसाइडेड आफ्टर 25 years। 25 साल में अगर क्राइम हो तो 60 साल में जाके इसका, जब when the accused becomes 60, फिर फैसला होता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, नेक्स्ट जनरेशन में फ्रूट्स मिलता है, लोग कहाँ तक सहेंगे? When I demitted office in 2019, judiciary का total pendency was 3 crores। आया pandemic, corona, ये बढ़ गया 5 crore। 3 crores was considered to be unmanageable। अब 5 crores क्या आप बोलेंगे? Is it manageable? More unmanageable। लेकिन more unmanageable कह के, हाथ उठा के चल देने से तो काम नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड टू माई माइंड इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। आप
हर हाई कोर्ट्स पे, हर स्टेट में देख लो, हिसाब कर लो, हिसाब बैठाओ आप कि कितने केसेस आर अलाइव। आप तो संख्या के बात कर रहे हैं 5 करोड़, ये 5 करोड़ में एक्चुअली कितने केसेस आर अलाइव, मीनिंग कितने केसेस में जान है, दम है। कोई केसेस में पार्टी मर गया, अक्यूज मर गया, कुछ नहीं हो सकता है। आप इसको सेपरेट करो, कौन सा लाइव केसेस है, कौन सा डेड केसेस है। लाइव केसेस में आप सेपरेट करो कौन सा इंपॉर्टेंट केसेस है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट केसेस जी। है। आपको शायद पता है कि इंडिया में एवरी मंथ लाखों में ट्रैफिक चालान केसेस आते हैं, ये भी 5 करोड़ में डालते हैं। ये तो कोई केस नहीं हुआ, ट्रैफिक चालान केस, वेट्स एंड मेजर्स केस, ये कोई केस नहीं हुआ। तो ये अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट केसेस आप सेपरेट करो। आप कोर केसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाइव केसेस जो जीवित है, जिसमें डिसीजन चाहिए, इसको आप हटाओ, अलग करो। देन यू विल रियलाइज कि द नंबर ऑफ 5 करोड़ इज मच लेस। ये कितना है पता नहीं, 50 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से न्यूमेरिकली यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर, है ना। यू विल फील नहीं मेरा 5 करोड़ बर्डन नहीं है, मेरा बर्डन 50 लाख है, तो इमीडिएटली आपका लेवल ऑफ कंफर्ट बढ़ जाएगा। जी। और एवरीबडी, ऑल द जजेस विल थिंक 50 लाख हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 लाख करोड़ नहीं कर सकते। हल मेरे ख्याल में बहुत आसान है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है मुझे ये पता नहीं। मेरे टाइम में मैंने ऐसा एक एक्सरसाइज शुरू किया था, बट वन रीज़न कुड बी कि ये इनिशिएटिव हैज़ टू कम फ्रॉम द टॉप। एंड हमारे भारत में जो भी कारण हो, चीफ जस्टिस के टेन्योर बहुत छोटे होते हैं, वो कर नहीं पाते। जी। टुडे वी हैव आई थिंक 51 जस्टिस चंद्रचूड़ इज द 50th और 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कोई चीफ जस्टिस का टेन्योर कुछ मीनिंगफुल टेन्योर हो, तभी कुछ होगा ना, बिकॉज लीडरशिप एंड इनिशिएटिव हैज़ टू कम फ्रॉम टॉप। जी। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी इसमें कुछ भूमिका, पॉजिटिव भूमिका निभा सकती है? बिल्कुल। किस तरह से उपयोग कोर्ट्स में हो सकता है टेक्नोलॉजी का? आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऑन डिजिटाइजेशन, बट डिजिटाइजेशन इज अ स्टेप टू डिजिटलाइजेशन। डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, आप कंप्यूटर्स में यूज कर रहे हैं, दैट इज डिजिटाइजेशन। पहले के ज़माने में आपको एक पेज का टाइप में एक वर्ड चेंज करने में पूरा पेज रीटाइप करना पड़ता है। वन चेंज ऑफ वन सेंटेंस और वन वर्ड इन वन पेज, मैनुअल टाइपराइटर जब चलता था, required you to retype the whole page. Today you can do it in 1 second. But that is digitization. That is a step. Eventually, ये सारे digitization process must lead to a situation where the software does not think. The software cannot never think. Artificial intelligence cannot ever replace the human mind, but it can help the human mind in analyzing. आप कोई भी केस में डाल लीजिए, इस पर्टिकुलर केस में 100 पेजेस है एविडेंस। 100 पेज पढ़ने के बाद आप half a page you can put it in half a page. This software will put this 100 but that will take you manually take 1 week 100 पेज पढ़ के हाफ पेज में कंपोज करने के लिए it will take you 1 week. This software will do it in 10 minutes. So if this process, the steps in digitization results in digitalization, then I think the judiciary will be using its technology in the right direction. But आज तक शायद ये अभी हुआ नहीं। जी। सर, आपने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए जो मील का पत्थर साबित हुए, लेकिन एक फैसले की मैं ज़रूर आपसे बात जानना चाहूँगा,
वो कितना कठिन था, कितना आसान था उस पर न्याय देना, किस तरह के चुनौती आप या क्या आपके मन मस्तिष्क में चल रहा होगा, वो मुद्दा है अयोध्या का। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मुद्दे पर आपके नेतृत्व में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसका इंतजार सदियों से था। मनोज जी, मैं हमेशा लाइफ में कैलकुलेट करके चलता हूं। मतलब कैलकुलेट मतलब ये संभव है, असंभव है। आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ दैट क्वेश्चन। ये अयोध्या केस मेरे पास आया बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस। मैंने इसको कोल्ड स्टोरेज में उठाया, कोल्ड स्टोरेज से ला के इसको हियरिंग नहीं किया। दैट हियरिंग वाज गोइंग ऑन, बट हमारे अर्लियर चीफ जस्टिस जस्टिस दीपक मिश्रा के टेन्योर में ये नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि ये 28 अक्टूबर में लगेगा और 28 अक्टूबर 2018 और 3 अक्टूबर 2018 में मैंने चीफ जस्टिस के पद को संभाला। तो ये मेरे पास आया बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस। तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज हुए। एक पार्टी केस को आगे बढ़ाना चाहते थे, कई लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे थे, एविडेंस 40,000 पेज का था। मतलब जो विटनेसेस के स्टेटमेंट बस 40,000 पेज। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो चैलेंज हुआ है, द जजमेंट वाज 4,000 प्रिंटेड पेज, 8,000 टाइप पेज। ये डॉक्यूमेंट्स जो थे ये 15 लैंग्वेजेस में थे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक। इसको ट्रांसलेट करना था। तो ये सब टाइम लग गया। फिर मीडिएशन का बात चर्चा हुआ कि आप लोग केस रेडी कीजिए, इन द मीन टाइम वी विल ट्राई टू सी इफ कैन बी सॉल्व बाय मीडिएशन। हमने कहा क्यों नहीं, कीजिए। लेकिन जब मीडिएशन फेल हो गया, ये 6 अगस्त 2019 में द केस वाज हर्ड। तो मैंने अपना हिसाब बैठाया। आई हैड 63 वर्किंग डेज फ्रॉम 6 अगस्त 2019 to 17 November 2019. I had 63 working days. So I had to answer myself. संभव है तो आगे बढ़ो, अगर ये असंभव है इन टर्म्स ऑफ टाइम, डोंट। और ये सवाल का जवाब मेरे को मुझे खुद देना था, बिकॉज आई वॉज प्रिजाइडिंग ओवर द बेंच। तो मेरा अंदाजा हुआ कि इसको अगर हम कर सकते हैं, सिंसियरली करें, तो ये हो जाएगा, पॉसिबल। हमने शुरू किया। पहले तो लोग भाग वकील साहब इतना कोऑपरेटिव नहीं थे। सब सोच रहे थे कि 2-4 दिन के बाद इसको छोड़ देंगे, इतना डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन जैसे देखे केस आगे बढ़ा, लॉयर्स ऑल्सो स्टार्टेड कोऑपरेटिंग। हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग 3 दिन का होता है, 2 दिन मिसलेनियस वर्क होता है। हमने 5 दिन फाइनल हियरिंग के लिए, वो भी मान गए सब लोग। फिर कोर्ट 4 बजे तक होता है, एंड सुप्रीम कोर्ट वी फॉलो द क्लॉक, 4 means 4। In fact, there is a saying that you can set your clock according to when the judges sit and the judges rise, right? तो हमने रिक्वेस्ट किया बार को कि 4 से 5 करते, 1 घंटा और सुनते। उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो इट इज़ अ कोऑपरेशन ऑफ एवरीबडी। फिर थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली, आपको शायद पता नहीं, आपके ऑडियंस को भी पता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 10 या 12 जुडिशियल ऑफिसर्स को बिहाइंड द कर्टन्स दे यूज्ड टू टेक नोट्स। कौन वकील का क्या बहस है, कौन जज का क्या क्वेश्चन है। हियरिंग ख़त्म होते ही शाम को 8 बजे तक आपके पास पेपर्स आ जाएंगे कि
ये है बहस, ये है क्वेश्चंस। न्यायपालिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टू लुक फॉर अ डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट जज साहब या वकील साहब देखना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, कहाँ, टाइम लग जाता है खोज में। और यहाँ पे 40,000 पेजेस के डॉक्यूमेंट है इन 15 लैंग्वेजेस। तो हमने स्टाफ को पहले से ट्रेनिंग दिया कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स में फेमिलियर हो जाओ, कि जैसे ही मुद्दा उठे कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, आपको 1 मिनट में डॉक्यूमेंट लाना है। इसमें बहुत टाइम सेव हो गया। सो सब मिल के जाके आई थिंक आफ्टर 43 डेज, 63 डेज वर्किंग था, 43 डेज ऑफ हियरिंग जजमेंट वाज रिजर्व्ड। अब 20 दिन के अंदर आपको जजमेंट लिखना है और प्रोनाउंस करना है। वो भी हो गया विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल। And as luck would have it, it was a unanimous judgment. जी, Not only unanimous, anonymous. जजमेंट का ऑथर कौन है, सिर्फ जजेस को पता है। जी, आप राज्यसभा के सदस्य भी हैं। संसद ने एक महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण को लेकर बिल भी पारित किया हाल ही में। आप कैसे देखते हैं जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी को? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन जुडिशरी, प्लीज डोंट अंडरस्टैंड इट एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जी, इन द जुडिशरी। आपको शायद पता नहीं, मेरे होम स्टेट में the percentage of women representation in the lower judiciary is more than, I think, 60% of the magistrates, munsifs, even district judges are women. तो वहाँ कोई आरक्षण के वजह से नहीं, on their own merit, not because of any reservation. तो already लोअर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो हम कहते हैं, जी, विच इज 75% ऑफ इंडियन जुडिशरी, there is already over representation of women, if I may say so, in many states. हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में the best candidates are women and they are doing a wonderful job. बहुत अच्छा काम करते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग। रहा बात हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाँ इसमें कुछ कम है। बट ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, ये जो जनरेशन ऑफ यंग विमेन हु टुडे आर इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इनके प्रमोशंस होंगे, इनके एलिवेशंस होंगे, तो यहाँ से प्रोपोर्शन नंबर्स बढ़ेंगे जी, और जरूर बढ़ेंगे, बिकॉज दे हैव मेरिट, जरूर बढ़ेंगे। बार इज ग्रोइंग। 50 साल पहले women representation in the bar was negligible. Today you have some very very prominent lawyers. बाहर से भी आएंगे। इसको कोई कॉन्शियस अटेम्प्ट मत करिए, इट विल हैपन बाय इटसेल्फ जी। एंड अ डे विल कम, मनोज जी, आई एम कॉन्फिडेंट अ डे विल कम when the number of women judges will be more than male judges, and they will do a better job. Maybe they will take the judiciary out of its present impasse. जी, रंजन गोगोई साहब, आपने हमसे हर मुद्दे पर बात की, जो न्यायपालिका की स्थिति है, जो मुद्दे हैं आम जनता के, उस पर भी आपने हर सवाल का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Thank you very much. very शुक्रिया। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।